नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। सुशांत राजपूत मामले में महेश भट्ट का नाम इस कदर उछल रहा है कि लग रहा है अब महेश भट्ट के सहारे ही रिया चक्रवर्ती तक ये तमाम तहकीकात पहुंच जाएगी, उस बॉलीवुड गैंग तक जिसको लेकर अलग अलग तरह के दावे। लेकिन एक नई जानकारी इस मामले में जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। सुशांत मामले के अंदर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी एक बड़ी जानकारी यह है कि रिया चक्रवर्ती दरअसल उस अस्पताल के बाहर काफी समय तक मौजूद थी जहां पर पोस्टमार्टम किया गया सुशांत सिंह राजपूत का। लगभग 45 मिनट तक अस्पताल के अंदर बाहर उनके मौजूद होने की खबर है, लेकिन यह भी दावा किया गया है कि क्या कमरे के अंदर तक भी रिया चक्रवर्ती गई जहां पर सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था। रिया का अस्पताल के बाहर का वीडियो कई सनसनीखेज दावों के साथ सामने आया है। इस पूरे मामले पर लगातार सोशल मीडिया पर भी सुशांत राजपूत के फैंस से लेकर और वो तमाम लोग जो इस मामले में न्याय चाहते हैं, रिया चक्रवर्ती सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। 45 मिनट तक अस्पताल के अंदर मौजूद होने के दावे किए जा रहे हैं, उस अस्पताल के अंदर जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को रखा गया था, जहां पर पोस्टमार्टम किया गया था। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती उस कमरे तक पहुंच गई थी, क्योंकि ऐसे कई बातें हैं जिसकी वजह से इस मामले के अंदर गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि एक वीडियो है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती लगभग 45 मिनट तक अस्पताल के बाहर अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से उनके साथ में 2 और लोग थे जो इस समय संदेह के घेरे में है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे तथ्य हैं जो बता रहे हैं कि अब सीबीआई पिछले 2 महीने पहले 13-14 जून की रात को जो हुआ, एक एक कड़ी को आपस में जोड़ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या वो चीजें हैं जो एक बड़ी चुनौती के रूप में है और जिनके सहारे कई राज खुलने वाले। ये बात अभी तक साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर अपनी जान क्यों दी। इससे भी बड़ा सवाल इसके साथ में यह है कि क्या सुशांत राजपूत की जान किसी ने ली तो क्यों ली। ये कैसे सवाल हैं जिसमें पता लगाना जरूरी है सीबीआई के कि सुशांत की जान को किससे खतरा था, उनकी सबसे करीबी रिया या फिर वो कोई और था जिससे खतरा था। सुसाइड वाले दिन यानी 14 जून को ऐसा क्या हो गया जिससे सुशांत लड़ नहीं पाए, उनकी जान ले ली गई या उन्होंने जान दी। सुशांत के दोस्त सैमुअल ने उनके रिलेशनशिप को लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए। कहा है कि सुशांत और सारा अली खान एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन फिर दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और तो और सुशांत के कुक नीरज से 3 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है। तमाम तरह के सवाल नीरज से पूछे गए हैं, जिसमें 13 जून को क्या क्या हुआ था, कौन कौन मौजूद था, किसने क्या कहा था, पूछा गया है। कमरे के अंदर कौन कौन मौजूद था, सुशांत के साथ कौन देर तक जागा था, सुशांत का उस दिन बिहेवियर कैसा था, मूड कैसा था, सुशांत के डिनर करने और अपने कमरे में जाने के बारे में सवाल जवाब हुए हैं। उस रात को क्या क्या हुआ, सुशांत की बॉडी को किसने सबसे पहले देखा, बॉडी को किसने नीचे उतारा, उतारने के लिए भी किसने कहा, बल्कि पुलिस को कॉल किसने किया था, पिछले 6 महीनों के दौरान भी सुशांत के साथ कौन कौन रह रहा था। मुंबई पुलिस ने पड़ताल में इस केस से जुड़े हुए 56 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए थे, जिनसे सीबीआई अब पूछताछ करेगी। चुनौती यह है कि सुशांत की मौत में आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाए। अब चैलेंज यह है, रिया सुशांत का घर 8 जून को छोड़कर चली गई थी और 14 जून तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। सुशांत ने अगर खुदकुशी की तो फिर इस खुदकुशी के लिए जिम्मेदार कौन है, हालात है या फिर कोई व्यक्ति, कोई शख्स या फिर वो आरोपी जो इस पूरे मामले के अंदर सबसे ज्यादा नजरों में है। आज एक और चीज है जो बेहद चौंका रही है इस मामले को। महेश भट्ट और रिया, इन दोनों के बीच में 8 जून को कुछ ऐसी बातें हुई जो इस समय काफी ज्यादा वायरल हैं। वो बातचीत बेहद आसान शब्दों में हम आपको दिखाते हैं कि व्हाट्सएप पर रिया और महेश भट्ट के बीच सुशांत का घर छोड़ने के बाद ऐसी क्या बात हुई जिसमें सुशांत के मामले में रिया ने महेश भट्ट को जानकारी दी। महेश भट्ट ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि आखिरकार सुशांत को रिया ने छोड़ दिया। सच में ऐसा हुआ है। आपको वो चैट दिखाते हैं कि दोनों के बीच में क्या चल रहा था। रिया ने एक मैसेज किया है, आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और राहत की भावना के साथ। ये रिया की तरफ से किया गया व्हाट्सएप मैसेज है। हमारी आखिरी बातचीत जगा देने वाली थी। सुशांत के साथ बातचीत का वो जिक्र कर रही हैं, लेकिन कहा है कि आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे अब भी हैं। लेकिन महेश भट्ट कहते हैं कि पीछे मत देखना,
अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो एक खुश इंसान होंगे? ये सवाल जवाब चल रहे हैं। रिया ने कहा कि कुछ हिम्मत मिली है महेश भट्ट का जवाब सुनकर व्हाट्सएप के जरिए, और आपने फोन पर मेरे पिताजी के बारे में जो कुछ कहा था उसने मुझे उनके लिए मजबूत होने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा भी वो आपको हमेशा इतना खास होने के लिए प्यार और धन्यवाद देते हैं। इसके बाद से अगला मैसेज आता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। एक और मैसेज है, कोई शब्द नहीं है, सबसे अच्छी भावनाएं मुझे महसूस होती हैं। रिया ने कहा कि जो मैं आपके लिए महसूस करती हूं यही भावनाएं मेरे लिए सबसे अच्छा महसूस करने जैसी है। महेश भट्ट ने कहा कि बहादुर होने के लिए धन्यवाद, यानी जो फैसला रिया ने लिया उस पर उन्हें शाबाशी दी गई। रिया ने कहा कि आप फिर मुझे आजाद किया आपने आज, आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह हैं। ये बातचीत महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई। हैप्पी बर्थडे, ये महेश भट्ट ने रिया को कहा, तुमने जो किया उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, पीछे मत देखना। ये मैसेज सुशांत के घर से निकलकर या घर में लड़ाई के बाद हुआ। ये इस समय सीबीआई की नजर में है कि महेश भट्ट के साथ बातचीत के बाद सुशांत से फोन पर बात ना करना, इसका मकसद क्या था। लेकिन इसी बीच में उस मुल्क में जहां पर सुशांत राजपूत के फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि इस मामले की असल सच्चाई क्या है। ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो मुंबई के अंदर दब कर रह गए, लेकिन ये पहला मामला होगा जो दफन नहीं होगा, इसमें राज उजागर होंगे। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आशीष पांडे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आशीष पांडे जी आपका। गरिमा अग्रवाल हैं, जानी मानी अभिनेत्री, एक्ट्रेस, बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी। डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा पहला सवाल आशीष पांडे जी आपसे है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती की बातों को अगर आप पुलिस की गवाही से पहले और बाद में सुनेंगे और वीडियोस को देखेंगे तो लगता है कि थ्योरी है जो ट्रैवल कर रही है, और उसमें रिया चक्रवर्ती की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच कह रही हैं ये बताना। इस समय तो सीबीआई की जिम्मेदारी हो गई है ये बताना कि जो आरोपी हैं, जिन संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, उसमें इनके खिलाफ सबूत क्या है। पहला जो सवाल है मेरा आपसे ये है, महेश भट्ट के साथ, किसी के साथ 8 जून से 14 जून तक रिया चक्रवर्ती क्या क्या बातें कर रही थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, फैमिली के साथ थी, लेकिन उस इंसान से दूर थी वो 6 दिन जिनकी मर्डर या आत्महत्या की जांच इस समय चल रही है। क्या ये फेवर में जाता है रिया के, या इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति ने उकसाया हो या इन्वॉल्व हो वो समय घटना के समय मौजूद था कि नहीं? देखिए प्रियंका जी, हमें कुछ भी चीजों, किसी भी चीज को प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगी तो अगर रिया सुशांत से उस पीरियड में बात कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये शायद उतना मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड पर यही आ रहा है कि कुछ दिनों पहले, मर्डर डेथ से कुछ दिनों पहले रिया वो घर छोड़कर चली गई। और अगर इसको अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे तो ये बहुत ही एक गलत चीज या कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं दिखाई पड़ते कि जो व्यक्ति घर छोड़कर चला गया हो, जिसका ब्रेकअप हुआ हो, वो उस व्यक्ति से संपर्क में नहीं हो, तो शायद उसकी कोई मटेरियल बेयरिंग इन इवेंट्स पर नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई एक कोरबरेटिव फैक्ट सीबीआई ढूंढने में सक्षम रहेगी। जी, ये फेवर में किसी तरह से जाता है क्या उस व्यक्ति के, क्योंकि वो सबसे बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है? जी, इससे कोई फेवर नहीं मिलता। प्राइमा फेसी ना ये फेवर में जाता है ना ये अगेंस्ट में जाता है, लेकिन कोई अगर दूसरा फैक्ट मिलता है जिसको कि ये फैक्ट कोरबरेट करता है, तब शायद इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू हो सकती है। अदरवाइज इस पर केवल स्पेकुलेटिव कंक्लूजन्स निकालना ठीक नहीं होगा। ठीक है, और भी सवाल हम आपसे लेंगे आशीष पांडे इस मामले में, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून की और कानून के रखवालों की बन जाती है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि वो घटना पर नहीं था, वहां मौजूद लोगों के जरिए या वहां मौजूद चीजों के जरिए उस समय के घटना स्थल के समय की जानकारियों को किसी तरह का प्रभावित करने की क्या किसी तरह की कोशिश की गई थी, या कोई व्यक्ति ऐसा था जिसकी वजह से सुशांत की जान चली गई, या फिर घटना स्थल पर हालात ऐसे थे, उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन गरिमा अग्रवाल, अगर हम पूरे मामले को देखें तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज है जो कभी पर्दे के पीछे थी और अब अचानक से सबके सामने आ गई है। ऐसे क्या हालात हो सकते हैं किसी एक्टर या एक्ट्रेस की जिंदगी में जिसमें आप कहें कि कोई अगर छोड़ के जा रहा है तो आप 8 दिन तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी कोई कंडीशन आपको लगता है कि जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की हो सकती है जो इतनी ज्यादा ड्रीम्स
साथ में रखता हो, इतने लोगों को इंस्पायर करता हो, और उसका करियर अगर आप देखें तो आपको कहीं अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी उनके साथ में जो काम कर रहे थे वो ऑल ऑफ सडन हटा दिए गए और नई नई चीजें हो गई। आपको लगता है कि क्या प्लांटेड चीजों की तरफ इशारा लगता है इन सब चीजों से? देखिए, इस बात को कहना बहुत मुश्किल है क्लियरली कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये एक आम जिंदगी में भी हो सकता है, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो या फिर एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हो। तो छोटी मोटी बहस बातचीत अनबन होना ये सब चलता है, और जिस वजह से पूरे स्टाफ को हटा दिया गया था वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी सिर्फ ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये सब कुछ इस केस से रिलेटेड कुछ शो करता है, जब तक कि कुछ क्लियर नहीं हो जाता। जी। और अगर जो हम मानसिक हालात को बार बार सुन रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास अच्छा कामकाज है, जिसके पास फैमिली सेटल्ड है, उसकी लाइफ अपनी 14 जून से पहले तो सुशांत और रिया 8 जून तक तो शादी फाइनल थी कि इसी साल करने वाले हैं, अगले साल करने वाले हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है दोनों के बीच की अनबन इतनी ज्यादा उनको मेंटली परेशान कर सकती है? क्योंकि आपके पास काम अच्छा है, फिल्में हैं, बिजनेस है, आपने खुद को स्टैब्लिश भी कर लिया अलग अलग फील्ड के अंदर, परिवार आपका अच्छा है, फिर आपको लगता है कि कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकता है अचानक किसी क्योंकि एक्टर के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो परिस्थितियां हैं वहां से वो सीखता है हर चीज। तो मुझे लगता है कि एक एक्टर जिसने अपने दम पर अपने आप को इस ऊंचाई तक स्टैब्लिश किया है, वो इस तरह का कदम शायद नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस लेवल पर वो पहुंच चुके थे सुशांत जी, इतनी हाइट्स उन्होंने गेन की और इतने अच्छे लेवल पर करियर जा रहा था, तो डिप्रेशन और इस तरह की चीजें समझ से बाहर हैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव था। और अगर लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो वो खुद इतने सक्षम थे कि वो उसको फेस कर सकते थे। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे और चाहती हूँ इसी पर। एक एंगल जो रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में दिया, या जो बातें सामने आई, वो ये कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ मानसिक स्थिति को लेकर सुशांत की बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उस घर में वो काफी दिन से रह रही थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था, ना उनके घर परिवार वाले सुशांत के, ना सुशांत की बहनें जो अक्सर उस घर में जाती थी, यहाँ तक कि स्टाफ को नहीं पता कि कुछ प्रॉब्लम थी उनको ऐसी। क्या आपको लगता है कि गैर जिम्मेदारा तरीके से देखें, या आपको लगता है कि ये हो सकता है कि आपका पार्टनर नहीं रिवील करना चाहता हो, हाई प्रोफाइल मामला है? इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, क्योंकि दोनों ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो रिवील नहीं करना चाहते हैं, जैसे प्रियंका जी आप बोल रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि कोई ऐसी स्थिति थी ही नहीं और वो क्रिएट की गई। तो इसीलिए, क्योंकि जो लोग पूरा दिन घर में रह रहे हैं, लाइक स्टाफ एंड हिज सिस्टर्स ऑल्सो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनके सामने कुछ भी नहीं आ सका, कभी भी नहीं आ सका, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है गरिमा जी, आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन डॉक्टर ज्योति, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा आगे किसी चीज को किया गया तो वो यही था, ऑल ऑफ सडन किसी इंसान का डेथ हो जाना, मेंटली परेशान था इंसान, उसने डिप्रेशन में आके ऐसा कदम उठाया, सबसे पहले यही चीजें सामने आई थी। आपकी नजर में वो कौन सी चीज है जिसमें आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है? एक तरफ तो परिवार मानता नहीं है कि उनको मेंटल कोई परेशानी थी, कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक लड़की जिससे वो शादी करना चाहते थे, कोई अनबन हुई, गुस्सा हुआ, उसके बाद फोन ब्लॉक हो गया। क्या ये स्थिति ऐसी हो सकती है, कोई स्टेज ऐसी हो सकती है जिसमें आप काम अच्छा कर रहे हैं, फैमिली के बारे में प्लान कर रहे हैं, लाइफ प्लान करके चल रहे हैं, आप एक्टिव हैं, लेकिन आप डिप्रेस्ड हैं, जो थ्योरी है उसके मुताबिक? व्यक्ति विशेष के बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट यस, सुसाइड डज नॉट डिपेंड अपॉन सिचुएशन अलोन। ठीक है, जिस चीज को हम स्ट्रेस कहते हैं या तनाव कहते हैं, वो स्थिति की वजह से नहीं होती है, वो स्थिति को आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ ऐसी मानसिक समस्याएं होती हैं जिसमें एंडोजिनस डिप्रेशन एक है, जिसमें बाहर सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति खुश नहीं होता है जी। और ये वाली कंडीशन कॉमनली अर्ली एज में देखी जाती है। इसका ऑनसेट का एज ही 18 से 25 साल का उम्र का है। और यदि इंसान उदास महसूस कर रहा है, परेशान महसूस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली गिव अप कर देता है, निराश हो जाता है। वो कोशिश करता है अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की, लेकिन जब नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, क्या ऐसा होता है कि ऐसा इंसान जो परेशान हो, कोई भी मानसिक स्थिति उनकी ऐसी हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, क्या ऐसे लोगों को बातें छिपाने की आदत होती है? जैसे मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि रिया झड़कर सुशांत के घर से निकली, उनकी बहन आती है जो 3 दिन सुशांत के साथ रहती है, लेकिन बहन को सुशांत तब तक भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में या हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या ऐसी आदत हो सकती है कि जो इंसान परेशान है वो ना बताना चाहता हो अपनी स्थिति के बारे में? बहुत बहुत कॉमन है। इनफैक्ट यूजुअली हम ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें व्यक्ति सालों से परेशान है लेकिन अपनी फैमिली से शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि फैमिली परेशान खुद हो जाएगी या उनकी बात से वो विचलित हो जाएगी। देखिए, ये चीज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। पहली बात तो हम साइकाइट्रिक इलनेसेस को या मानसिक बीमारियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो बीमारी है। दूसरी बात, जब कोई कहता है कि मैं परेशान हूँ तो उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं तुम ब्रेव हो, तुम आगे चलो। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से आपका गुर्दा, आपका दिल, आपका स्टमक काम करता है उसी तरीके से आपका दिमाग भी काम करता है, और कई बार चीजें जो है आपके भावनाएं, आपके इमोशंस आपके काबू से बाहर हो सकती हैं। तो मोस्टली ऐसे केसेस में आई हैव एन नंबर ऑफ केसेस जिसमें व्यक्ति ने आके बताया है या उनके पेरेंट्स ने बताया, जी आज तक पता ही नहीं चला कि ये कभी परेशान भी था या थी, और अब सडनली हमें पता चल रहा है और ऐसा कदम उठा लिया गया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। आशीष पांडे जी, मैं आपसे एक सवाल लूंगी, लेकिन एक बड़ी जानकारी इस मामले में सामने आ रही है। सुशांत राजपूत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुशांत राजपूत मामले में कई ऐसी थ्योरी है जो बता रही हैं कि इस मामले में सब कुछ इतनी आसानी से सामने नहीं आने वाला है, यानी सीबीआई को और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। एक बड़ी खबर इस मामले में सामने आ रही है कि अभी तक जिस तरीके से सुशांत मामले में कहा गया कि बॉलीवुड गैंग इसके पीछे हो सकता है, एक नया दावा इस मामले में किया गया है। दरअसल बीजेपी सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक दावा किया इस पूरे मामले को लेकर और कहा है कि दुबई में बैठे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले प्रोफेशनल किलर भी इसमें शामिल हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये दरअसल इस मामले के अंदर स्टन गन का इस्तेमाल हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले भी एक बार दावा किया था, लेकिन वो कह रहे हैं साफ तौर पर इंडियन क्रिमिनल का ये काम नहीं हो सकता। सुशांत राजपूत मामले में एक बड़ा दावा किया गया है, इसमें पहले भी एक लंबी लिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने सवालों की जाहिर की थी जब सीबीआई को जांच नहीं मिली थी, और कहा था कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया, इस मामले में तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टन गन का इस्तेमाल हुआ है जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिलती है, यानी कि इंडियन क्रिमिनल का यह काम नहीं हो सकता। बॉलीवुड से बाहर दुबई की तरफ इशारा उन्होंने किया है और कहा है कि इस मामले में दुबई में बैठे आका भी परेशान है, बल्कि यह भी कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल होना चाहिए, प्रोफेशनल किलर भी इसमें शामिल हो सकता है। अभी सीबीआई की टीम मुंबई में जाके पहुंच चुकी है। ये अभी पूरी जांच निकल हो जाएंगी और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो जाएगा। लेकिन मुझे बोलना है कि जो मुंबई की पुलिस, जिसका महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में नंबर 1 था, उसको भी झटका है और उससे ज़्यादा झटका तो महाराष्ट्र शासन को है, क्योंकि महाराष्ट्र शासन के नेतृत्व में, उनके अधिकार में ये मुंबई की पुलिस है। ये दोनों को, महाराष्ट्र शासन और पुलिस को झटका है। मुंबई की पुलिस जो जांच कर रही थी वो सही तरीके से जांच कर नहीं हो रहा था, ये राजनीति का ही भाग था। महाराष्ट्र शासन जो है मुंबई में या महाराष्ट्र में, वो उनका प्रेशर मुझे लगता है पुलिस के ऊपर थी, इसलिए जांच अच्छा नहीं हो रहा था। और एक तो जो डीएसपी आईपीएस जैसा आदमी को क्वारंटाइन रखा गया 14 दिन, ये भी बराबर नहीं था। 2 महीने निकलने के बाद इस मामले में वो मोड़ आया है जिसपे सीबीआई के हाथ में पूरा मामला है। लेकिन आशीष पांडे जी, अगर हम आपसे जानना चाहें कि 2 महीने के अंदर भी, सबूतों को छोड़िए, लेकिन जो चीजें प्राइमा फेसी हैं, जिनको आप सबसे ज्यादा ऐसी कैटेगरी में रखते हैं कि अगर ये सही हुआ तो मामले की जड़ तक जा सकते हैं, क्या वो पोस्टमार्टम एक आधार हो सकता है, ऑटोप्सी आधार हो सकती है, या वो जगह जहां पर ये सब कुछ हुआ? देखिए प्रियंका जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मुंबई पुलिस उसमें पहले ही स्टेटमेंट दे चुकी है कि उसमें उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो शक को पैदा करे। जी। तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ सीबीआई को मिलने वाला है। जहाँ तक बाकी सबूत जो कमरे में हो सकते थे, जी, उन सबूतों को कलेक्ट करने के लिए एक उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराया गया। मुंबई पुलिस ने उस पर भी लापरवाही बरती है, ऐसा निकल कर आ रहा है। और क्योंकि अब क्रीमेशन हो चुका है, तो
तो बहुत ही मुश्किल होगा डायरेक्ट एविडेंसेस को ढूंढना इस मामले में। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए और कुछ ऐसे, देखिए मेडिकल साइंस हम पीछे भी बात कर रहे थे, इतनी तरक्की कर चुका है कि आप इस चीज को पता लगा सकते हैं जी कि मृत्यु से पहले उस बॉडी को वो बॉडी लड़की खुद सुसाइड की या उसको मारकर लटकाया गया, इस चीज को आप निकाल सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ इंडिकेशन है तब मुंबई सीबीआई ऑब्वियसली सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखेगी कि पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करते हुए कौन हत्यारा हो सकता है, आशीष पांडे जी, सुशांत राजपूत के परिवार के वकील तक ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय नहीं है, लिखा ही नहीं है कितने घंटे पहले क्या हुआ। क्या इससे आपको लगता है कि ये मामला किसी और एंगल पर ना चला जाए? जी जी जी, देखिए उसके दो कारण है, इसको समझना चाहिए कि जिस समय एग्जैक्टली उन्होंने सुसाइड की या मृत्यु हुई उस समय को कोई बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर ये सुसाइड हुई। एक टेंटेटिव टाइमिंग होती है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आनी चाहिए। और जैसे फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, शायद कुछ घंटों का वो पीरियड था जब सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में बंद थे और ये क्लेम किया जा रहा है कि इन्होंने ये सुसाइड की, तो ये पीरियड उसी समय के बीच में होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को मारने के बाद फांसी पर लटकाया गया है तो कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं, कुछ आपकी जो लंग की कंडीशंस होती हैं जिसमें ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रॉपर whosoever is privy to that postmortem report may be in a better condition to speak about all these things। लेकिन अब दूसरी चीज यहाँ पर जानने की जरूरत है, अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एंड कंट्राडिक्शंस को कंसीडर करते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं की थी और इनकी मृत्यु भी नेचुरल नहीं, तब ऑब्वियसली एक हत्या ही एक मात्र विकल्प बचता है। लेकिन उस हत्या को किसने हत्या की है उस चीज को लेकर कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। अनटिल अनलेस वो खुद कन्फेशन करता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, बहुत ही मुश्किल होने वाला है सीबीआई के लिए किसी पर फाइनल इसको कन्विक्शन की तरफ पहुंचाना। चार्जशीट फाइल हो सकती है लेकिन जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, फाइनल कन्विक्शन की संभावना मुझको कमी दिखाई पड़ती है। आशीष पांडे, एक छोटी सी चीज मैं इसी सिलसिले में आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप सीबीआई को जो हैंडओवर किए गए समय के बाद वहां सबूत तो छोड़िए, वहां की जो चीजें एक्सप्लेन की गई उनका मिसमैच होने के बाद भी उनको ऐसी जगह वो पहुंच नहीं पाए जांच में जिसमें कहा जा सके कि उस परिवार के साथ न्याय हुआ जिसने अपने लोगों को खोया। जिया खान के मसले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है और कई मामले हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत समय के बाद ये सीबीआई तक मामला पहुंचने के बाद उतना कोऑपरेट नहीं किया या उतनी चीजें रखी नहीं साथ में जिससे सीबीआई आती या जांच को संभालती तो कुछ मिल जाता। इस मसले में अगर वो कंडीशन आती है तो क्या आपको लगता है कि ये भी मामला वैसा ही साबित होगा जो अभी तक चल रहा है? देखिए प्रियंका जी, प्रॉब्लम क्या है, जब सीबीआई को मैटर हैंडओवर किया जाता है तब तक एक कंसिडरेबल पीरियड निकल चुका होता है जिसकी वजह से जो आपका प्रिलिमिनरी एविडेंस है उसको कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। और ये प्रिलिमिनरी एविडेंस कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो ये है कि अगर आपको स्लाइटेस्ट डाउट है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है तब आप उसको बरी कर देते हैं। आपको कोई अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए कि ये व्यक्ति था और यही व्यक्ति था जिसने कि इस क्राइम को किया है, तब वो क्रिमिनल पनिशमेंट को उसको दिया जाता है। इस तरीके की सिचुएशन में होता क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर आप किसी को गुनाहगार चार्जशीट तो कर सकते हैं लेकिन जहां भी फाइनल कन्विक्शन की बात आती है एक छोटा सा डाउट कि ये व्यक्ति शायद वहां पर नहीं भी हो सकता है, इस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा भी व्यक्ति हो सकता है, ये उसको बरी कराने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है। और डॉक्टर ज्योति कपूर, एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ आपसे है, जो स्थिति आज इस समय है उसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के मन में लॉकडाउन, कोरोना, नौकरियां जाना, इतना डिप्रेशन का दौर, ये आपको लगता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई और एक्टर या एक्ट्रेस हो, ये सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इस बात की कि रिया जो इस समय कह रही हैं कि मेंटल हेल्थ जो थी उस समय सुशांत की, उसकी वजह से रिया अफेक्ट हो रही थी, झगड़ा बहुत हो चुका था, इसलिए उन्होंने बाहर निकलना बेहतर समझा।
क्या ये पीरियड आपको लगता है कि 3 से 4 महीने का जो गया है, ऐसा दौर जिसमें इंसान अकेला रहता है, जिसमें इंसान के सामने मुश्किलें बहुत हैं लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ये किसी अच्छे वाले इंसान को भी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है क्या? आप सही कह रहे हैं प्रियंका, बिकॉज स्ट्रेस का इफेक्ट क्यूमुलेटिव होता है। हमेशा लाइफ में एक चीज एट अ टाइम नहीं चलती, पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो पैरेलली आपका और सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करते हो, जरूरी नहीं कि आपके लिए एट पर्टिकुलर टाइम फाइनेंसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट हो या प्रोफेशनल सक्सेस ही बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपको जिसके साथ आपको उसके साथ आपका तारतम्य, आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीजें भी स्ट्रेस डालती हैं। इनफैक्ट साइकाइट्री की, साइकोलॉजी की रिसर्च में देखा गया है दैट रिलेशनशिप इश्यूज आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर देखा जाए आम आदमी की जिंदगी में भी, यदि आपके संबंध अच्छे हैं तो बाकी चीजें आप सहन कर लेते, लेकिन नहीं है, आप अकेले हो या अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते हो या आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, तो आप वो वाली चीज जो बाकी स्ट्रेस है उस चीज को नहीं हैंडल कर पाओगे। तो अभी जो दौर चल रहा है जिसमें लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज भी आ रहे हैं और एक अपनी इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी भी है कि मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, तो अगर आप इनको ऐड करो तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस मिलकर एक मेजर स्ट्रेसर बन जाता है। और आपकी स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी, तनाव को झेलने की जो क्षमता होती है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। आप 10 लोगों को लिफ्ट में डाल दोगे, 10 के 10 नहीं डरने लग जाएंगे। किसी को डर लगता है अपन जगह से, किसी को नहीं लगता है, लेकिन एक लेवल तक हर कोई अफेक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्ट्रेस कोपिंग। जो लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। अब रास्ता क्या क्या हो सकता है? अगर आप हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे हो तो आप किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। यदि जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो और उनके साथ आपको रिजेक्शन महसूस होती है, आप नहीं कनेक्ट कर पाते हो, तो आप और ज्यादा होपलेस या हेल्पलेस फील करोगे। जैसे मैंने बोला, हमारे समाज में पेरेंट्स और चिल्ड्रन में अभी तक इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी। हमारे रिलेशनशिप्स आजकल के बच्चे और माँ बाप के थोड़े डिफरेंट है, उससे पीछे वाले थोड़े डिफरेंट है, तो आप अपनी सारी बातें नहीं जाके बताते हो। आप होपफुली पार्टनर को ये बताते हो, फ्रेंड्स को ये बताते हो, दोस्तों को ये बताते हो, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि किसी को पता ही नहीं होता इसको मैनेज कैसे किया जाए। दूसरी बात, अगर मूड डिसऑर्डर है, किसी के मन में परेशानी है, तो वो डेफिनेटली उसके व्यवहार को अफेक्ट करेगा। और काफी बार देखा गया, लोग कहते हैं बाहर तो ये बिल्कुल ठीक रहता है और घर में इतना परेशान होता है या लड़ाई झगड़ा करता है। तो रिलेशनशिप तो पहली चीज है जो अफेक्ट होते हैं अगर आपको किसी तरह की मानसिक समस्या हो रही होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जनरली, इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं बट जनरली कह रही हूँ कि मनोरोगों को या हमारी मानसिकता को हम सिर्फ इस बात से नहीं तोल सकते कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है आपके आसपास तो इसका मतलब है कि आप बीमार नहीं हो सकते, आप फिर भी बीमार हो सकते। बहुत बड़ी चीज है ये, जो ऐसे केसेस में अक्सर हमने देखा है कि हाई प्रोफाइल मामलों के लिए लोग जानते नहीं है, घर में काम करने वाले या उनके परिजन जो आसपास रहते हैं, दोस्त, उनसे ही शायद ये बीमारियां डिस्कस की जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है गरिमा अग्रवाल जी जो इस मामले में आज दरअसल हाईलाइट हुई है, वो ये कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ। हमने वो स्क्रीन पर भी दिखाया कि क्या इस तरह के लहजे में डायरेक्टर के साथ कोई एक्ट्रेस अगर बात करे तो क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है? वो फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहां डाउट इस बात का है कि अगर सुशांत इतना ज्यादा परेशान था तो रिया चक्रवर्ती ने छोड़कर जाते हुए कौन सी हिम्मत दिखाई, जिसको अप्रिशिएट कर रहे थे महेश भट्ट। ये कुछ कहा नहीं जा सकता पर्टिकुलरली कि अगर इस तरह की जो आपने चैट अभी स्क्रीन पर दिखाई है, मे बी दे आर द फ्रेंड्स या उनका कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तभी हो सकता है। अदरवाइज बहुत सारे काम होते हैं जो केवल प्रोफेशनल लेवल पर। नहीं गरिमा, मैंने आपसे तो ये इसलिए पूछा क्योंकि आप देख रही होंगी पिछले 2 महीनों से एक चीज हाईलाइटेड है मुंबई के बारे में, वहां काम करने वालों के बारे में, आउटसाइडर और इनसाइडर। उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। आउटसाइडर रिया चक्रवर्ती भी वैसी आउटसाइडर थी जितना सुशांत, लेकिन सुशांत के साथ कनेक्शन नहीं था किसी का जितना रिया चक्रवर्ती के साथ था। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने फील किया है इस फील्ड में, इनसाइडर एंड आउटसाइडर का ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है जी। और ये भी हो सकता है कि पहले से उनका कोई लिंक हो, पहले से उनका कोई फ्रेंडशिप हो, तो इस तरह की चैट सामने आई है और सुशांत जी का कनेक्शन नहीं था। इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी, बट इट्स नॉट क्लियर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक्टर है और डायरेक्टर है तो उनके बीच में ऐसा कोई
फ्रेंडशिप कनेक्शन हो या इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सीधे सेट पर ही डायरेक्टर और एक्टर मिलते हैं और स्क्रिप्ट के हिसाब से काम शुरू हो जाता है। तो ठीक है गरिमा जी, आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन आशीष पांडे जी, अब ये सिलसिला आरोपों का एक आरोपी से दूसरे, तीसरे, चौथे ये बढ़ता जा रहा है। 56 तो लोगों के बयान हैं जिनके रिकॉर्ड हुए हैं। आपको लगता है कि यही जो 56 लोग हैं इनसे पूछताछ में एक समय निकल जाएगा, या आपको लगता है कि सीबीआई का काम करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि 100 लोगों से पूछताछ करनी है, 300 से करनी है, अब दिन रात इस मसले पर काम चलेगा? क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि देश नहीं, देश के बाहर भी लोग जानना चाहते हैं कि ये किस परिस्थिति में हुआ है। प्रियंका जी, सीबीआई को कितने लोगों से पूछताछ करनी है, ये सीबीआई को खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तय करना पड़ेगा जी। अगर कोई किसी के बयान में कोई कंट्राडिक्शन निकल कर आती है या किसी के बयान से ऐसी चीज निकल कर आती है जिसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन जुटाना जरूरी है, तो ऑब्वियसली गवाहों की या पूछताछ करने वालों की लिस्ट बढ़ती जाती है और इसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने ऐसे केसेस को भी देखा है जहां पर 500 से 1000 लोगों के बीच में भी पूछताछ हुई है और सारे बयान कोर्ट में गए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेकिन इशू देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मीडिया जो हमारी शुरू से जिस तरीके से इसको कवरेज मिला है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, जिसकी वजह से आज सीबीआई तक ये मामला पहुंचा है, और एक इसका कहीं ना कहीं इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। थ्योरी जिस तरीके से मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग इसकी हुई थी एक नेपोटिज्म की डिबेट से। नेपोटिज्म की डिबेट से ये बात पहुंची आपकी रिया चक्रवर्ती और उसकी जो भी सुशांत सिंह के साथ रिलेशनशिप थी, अबैटमेंट टू सुसाइड, मनी मैटर्स। अब उसके बाद एक तीसरी थ्योरी निकल कर आती है जो कि रिया की जो मैनेजर थी उनकी डेथ से रिलेटेड है, और ये कहीं ना कहीं मर्डर की तरफ पूरा का पूरा मामला घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें से देखिए सारी चीजें एक साथ शायद सत्य हो ये कहना ठीक नहीं होगा, उसमें से हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी में कुछ ग्रेविटी हो जिसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, लेकिन ये आशीष पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। एक चीज और बताइए, अभी ये कहा जा रहा है कि जो धाराएं रिया चक्रवर्ती पर लगी हैं, ऐसी संगीन धाराओं में अगर रिया कॉपरेट नहीं करती और डाउट होता है सीबीआई को, तो अब मौका रिया को बाहर रहने का नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। यूजली ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी भी अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी का हमें ये जानना जरूरी है कि पर्पस क्या होता है। कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत तब होती है, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत तब होती है जब एक्यूज उस पर कॉपरेट नहीं कर रहा होता है। अगर रिया चक्रवर्ती कॉपरेट नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा, लेकिन जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है, एक स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चार्जशीट फाइल कर दी होती है। अगर चार्जशीट उस लिमिट तक फाइल नहीं होती है तो उनके पास एक ग्राउंड होता है बेल के लिए अप्लाई करने का। तो रिया चक्रवर्ती अंदर जा सकती हैं, लेकिन बहुत दिनों तक अंदर रहेंगी ये कहना शायद उचित नहीं। आशीष पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। डॉक्टर ज्योति आपका भी, और गरिमा अग्रवाल जी आपका भी, आप लोगों ने समय दिया और साथ ही इस मसले पर यह समझाया कि जो दो नाम इस समय आपको नजर आ रहे हैं, महेश भट्ट और रिया का, इसके आसपास भी कई कहानियां हैं जो रिया चक्रवर्ती के विलेन होने की तरफ इशारा करती है। लेकिन क्या अकेली रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में विलेन है? ये पहली सुलझानी है सीबीआई को। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।